नमस्कार। हमारी अधिगम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमको पढ़ना है अधिगम के सिद्धांतों को। ठीक है, अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। ऐसा इसलिए हुआ कि किसी भी चीज के सिद्धांत इसलिए बनाए जाते हैं कि या किसी भी प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि उस प्रक्रिया को अच्छे से समझा जा सके कि वो प्रक्रिया किस रूप में संचालित हो रही है, संपन्न हो रही है, उसे समझने में आसानी हो सके। तो इसका हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है, इसलिए हम किसी भी सिद्धांत को गलत या सही नहीं कह सकते। हर सिद्धांत अपने रूप में सही है और हमें खाली उनका अध्ययन करना है। तो अधिगम के जो सिद्धांत थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक था व्यवहारवाद और दूसरा था संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी सिद्धांतों को सही माना, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उन्हें संज्ञानवादी सिद्धांतों को सही माना। ठीक है, अपना अलग अलग इसमें मत प्रस्तुत किया। हमें इनको समझना है। इनको समझने से पहले सबसे पहले हम व्यवहारवाद और संज्ञानवादी का जो है अंतर को समझ लेते हैं कि इसमें क्या अंतर है। तभी हमें इनके अंतर, जब हम इनके अंतर को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे तब जो इनके आगे की जो प्रक्रिया है उसको समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट, सबसे पहले हम व्यवहारवाद को समझते हैं। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा व्यवहारवाद, यानी अधिगम की प्रक्रिया का अगर अध्ययन करना है तो व्यक्ति के व्यवहार को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके व्यवहार के माध्यम से जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको समझना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत के जो समर्थक थे उन्हें कहा गया व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक, या और जब इसी का विपरीत जो संज्ञानवादी थे वो कहते हैं कि व्यक्ति अपने संज्ञान बुद्धि के माध्यम से चीजों को सीखता है, ना कि वो अपने व्यवहार से चीजों को सीखता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के जो समर्थक थे उन्हें कहा गया संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक या संज्ञानवादी सिद्धांत के समर्थक। तो इस प्रकार से जो अधिगम के सिद्धांत थे उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया गया, व्यवहारवाद और संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, अब हम इनके डिफरेंस को समझ लेते हैं। जब इनके डिफरेंस को समझ लेंगे तो आगे जब हम इनकी कहना चाहिए जो थ्योरीज पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि व्यवहार, उद्दीपक, अनुक्रिया एवं अभ्यास पर बल, यानी व्यवहारवादी क्या कहते हैं, वो व्यवहार पर, उद्दीपक, अनुक्रिया एवं अभ्यास पर बल देते हैं। ठीक है, किस पे बल देते हैं? इस पर। जबकि इसके विपरीत संज्ञानवादी क्या कहते हैं? संज्ञानवादी कहते हैं कि नहीं, व्यवहार नहीं, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, सूझ, बुद्धि, इन चीजों को महत्व देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर ये अनुभव एवं प्रशिक्षण पर बल देते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी किस पर बल देते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण पर। ये कहते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, अनुभव बहुत आवश्यक है। यदि किसी चीज को सिखाना है तो बार बार उसका अभ्यास कराते रहिए, उसका प्रशिक्षण देते रहिए, व्यक्ति उस चीज में बहुत ही कहना चाहिए कुशल हो जाएगा, उसको सीख लेगा। ठीक है, इसके विपरीत संज्ञानवादी कहते हैं कि व्यक्ति को सीखने के लिए उसमें सूझ एवं तर्क पर जरूर होना चाहिए। यदि व्यक्ति के पास सूझ है और तर्क करने की क्षमता है तो वो किसी भी चीज को आसानी से सीख सकता है। ऐसा नहीं कि उसको जैसे कि जैसे हम उसे सिखाते गए कोई दूसरा उसे सिखा रहा है और वो सीखता जा रहा है, ऐसे नहीं। वो अपनी सूझ को विकसित कर कर किसी चीज को सीख सकते हैं। ये किसका कहना था? संज्ञानवादियों का कहना था। इसके बाद व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होती है। ठीक है, किसी भी चीज का अनुभव यदि प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या करते होता है, समय लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको प्रशिक्षण आज हमने अभी एक बार आपको, मैं अब छोटे बच्चा है उसको हमने एक बार आ ये सिखा दी तो वो सीख जाएगा। धीरे धीरे उसको सिखाना पड़ेगा तब वो कहीं सीखता है। तो व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि अधिगम की जो प्रक्रिया है या अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है। जबकि इसके विपरीत संज्ञानवादी कहते हैं कि अधिगम जो है अकस्मात होता है या अचानक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे चल के प्रोसेस होगी तब होगा। ये इसके विपरीत कहते हैं कि नहीं, अधिगम की प्रक्रिया जो है वो अकस्मात होती है। ठीक है, इसके बाद व्यवहारवादी कहते हैं कि पशु तथा मानव दोनों सीखते हैं। ठीक है, व्यवहारवादियों का मानना है कि जो सीखने का कार्य है वो पशु मानव सभी करते हैं, यानी कि कैसा सीखना यांत्रिक होता है। ठीक, यानी हर कोई सीख सकता है। ठीक है, व्यवहार तो हर किसी का होता है, मानव का भी है, पशु का भी है। तो सीखने का कार्य हर कोई कर सकता है, यानी कि सीखना यांत्रिक होता है। और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए वो पशु और मानव दोनों पर किए। जबकि इसके विपरीत संज्ञानवादी कहते हैं कि मानव सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने पशुओं को कोई महत्व नहीं दिया। किस लिए? क्योंकि ये संज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान, सूझ, तर्क की बात करते हैं। क्या सूझ और तर्क जानवरों में होना पॉसिबल है?
ऐसा नहीं होता, ठीक है। मानव में ही ये चीजें मानी जाती हैं, इसलिए ये क्या कहते हैं कि सिर्फ सीखने का कार्य कौन करता है, मानव करता है, ठीक, पशु नहीं करते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने प्रयोग जो है ज्यादातर मानवों पे ही किए हैं। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि सीखना तार्किक होता है, ठीक है। अब तर्क का काम कोई जानवर तो कर नहीं सकता, तर्क का काम कौन करेगा, मानव ही करेगा, इसलिए सीखना कैसा होगा, तार्किक होगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी जानवर को से कहें कि वो तर्क वितर्क करे, कि उसको अगर किसी डॉग है या कोई कुत्ता है उसको हम खाना दे रहे हैं कि इसको कटोरे में करके ही खाओ, तो वो हमसे तर्क वितर्क करने लगे कि क्यों खाएं, किस लिए खाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा काम कौन कर सकता है, मानव कर सकता है। इसलिए ये कहते हैं कि सीखना यांत्रिक ना होकर तार्किक होता है, ठीक। संज्ञानवादी क्या कहते हैं कि सीखना तार्किक है, जबकि इसके विपरीत व्यवहारवादी कहते हैं कि सीखना यांत्रिक है, यानी कि पशु मानव सब सीख सकते हैं। जबकि संज्ञानवादी कहते हैं कि सीखने का कार्य सिर्फ मानव करते हैं और सीखना तार्किक होता है। और तर्क कौन कर सकता है, जिसमें सूझ और संज्ञान हो, और सूझ या संज्ञान किसमें होता है, मानव में होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम अनुबंधन है, ठीक। अधिगम जो है वो अनुबंधन का परिणाम है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। व्यवहारवादी में सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ड है कहने चाहिए व्यवहारवादी सिद्धांत में, वो क्या है, अनुबंधन। व्यवहारवाद की कुंजी पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर क्या देंगे, अनुबंधन। आगे मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में सब आ जाएगा। अभी खाली आप इतना समझिए इन दोनों के डिफरेंस को। तो व्यवहारवादी का अधिगम किसका परिणाम है, अनुबंधन का परिणाम। जबकि संज्ञानवादियों का कहना क्या है कि अधिगम क्या है, समस्या का समाधान है, ठीक। अधिगम क्या है, यदि किसी समस्या का समाधान आपने ढूंढ लिया, कर लिया, तो वो क्या है, अधिगम है, ठीक है। इसके बाद व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनको जानिए आप। थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, हल, ये कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, ये हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका नाम है प्रयत्न या भूल या संबंधवाद का सिद्धांत। इसके बाद पावलर का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत जो मैंने अभी नाम लिए हैं, संबंधवाद और क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय अनुबंधन और पुनर्बलन, ठीक है। ये जो मैंने सिद्धांत लिए हैं, इनके नाम ये किसके अंतर्गत आते हैं, व्यवहारवाद के अंतर्गत। ये ध्यान रखिएगा, कभी अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसके बाद अगर हम पहुंचते हैं संज्ञानवाद की तरफ, तो मनोवैज्ञानिकों के नाम जो आते हैं वो है कोहलर, गैनी, कर्ट लेविल और टॉलमैन, जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख रखा है, आप नोट भी कर सकते हैं। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे और इन्होंने गेस्टाल्टवाद ही सिद्धांत दिया, ठीक है। गैने का सोपानी सिद्धांत है। कर्ट लेविल का कौन सा सिद्धांत है, इनका सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत। और टॉलमैन का है आपका संकेतवाद सिद्धांत, ठीक है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो अब इसके बाद ये हमने पढ़ लिया, हम एक एक करके इन सारे सिद्धांतों को, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, या फिर हम कहें कोहलर का गेस्टाल्टवाद है, इन सब सिद्धांतों के एक एक कर हम पढ़ेंगे। लेकिन इनको पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो कहना चाहिए शब्दावलियां हैं, इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो कुछ शब्दों का प्रयोग मैं बार बार करूंगी, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो क्या होगा, ये सिद्धांत आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को पहले समझ लें, ताकि जब मैं ये सिद्धांत पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले व्यवहारवादी, आप कोई सा सिद्धांत ले लीजिए, चाहे आप थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत लें, चाहे पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत लें, स्किनर का क्रिया प्रसूत लें, या फिर हल का पुनर्बलन का सिद्धांत लें, कोई सा भी सिद्धांत लेते हैं उनमें कुछ कॉमन वर्ड जैसे अनुक्रिया, उद्दीपक, पुनर्बलन, ये शब्द आते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं, जिसके इर्द गिर्द जो है पूरा व्यवहारवाद घूमता है। व्यवहारवादी जो अधिगम है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, अनुक्रिया उद्दीपक के इर्द गिर्द, ठीक है। और व्यवहारवाद की कुंजी पूछी जाए तो वो कौन है, अनुबंधन है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं उद्दीपक। अगर मैं साधारण भाषा की बात करूं तो उद्दीपक एक लक्ष्य है, ठीक, उसे पाने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, ठीक है। मैं अभी ये मनोवैज्ञानिक टर्म नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अभी एक साधारण भाषा की बात करती हूँ, उसे आप समझिए। कोई लक्ष्य जिसको पाने के लिए आप क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो जो
आप जिस लक्ष्य को पा रहे हैं, पाने के लिए क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? वो अनुक्रिया कहलाएगी। और वो लक्ष्य क्या कहलाएगा? वो उद्दीपक कहलाएगा। जैसे कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, आप किसी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है, वो परीक्षा जो है वो एक उद्दीपक है, जिसे पाने के लिए क्या आपका लक्ष्य है, उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप क्या क्रिया कर रहे हैं? आप वो क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दिनों रात आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? वो क्रिया न कहलाकर अनुक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुक्रिया। ठीक है, जब किसी लक्ष्य या उद्दीपक के प्रति कोई क्रिया करी जाती है तो वो अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा अनुक्रिया क्या है, उद्दीपक क्या है। ऐसा वातावरणीय घटक जिसको पाने के लिए जो अनुक्रिया की जाए वो क्या कहलाता है? उद्दीपक। या अगर आप अनुक्रिया की बात करें कि किसी उद्दीपक को पाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो अनुक्रिया कहलाती है। या जो अनुक्रिया किसी घटक को पाने के लिए किया जाए तो वो उद्दीपक कहलाता है। तो आपको समझ में आया, यानी जो लक्ष्य है वो उद्दीपक है और की गई क्रिया क्या है, वो उसे अनुक्रिया कहेंगे। अब अनुक्रिया और क्रिया में डिफरेंस भी समझ लीजिए। एक होती है सहज क्रिया, एक प्रतिक्रिया और एक अनुक्रिया। तीनों में अंतर क्या है? क्योंकि ये दिमाग में प्रश्न बन सकता है, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी बनते हैं ऐसे प्रश्न, इसलिए मैं इनके उत्तर भी देना जरूरी समझती हूँ। देखिए, क्रिया क्या है या सहज क्रिया क्या है? जो भी आपके साथ जन्म के साथ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं वो सारी सहज क्रियाएं, जैसे कि हंसना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं क्या है? सहज क्रिया, क्योंकि ये आप जन्म के साथ लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी? सहज क्रिया। प्रतिक्रिया कौन सी क्रिया होगी? किसी क्रिया के बदले जब कोई क्रिया की जाए। ठीक है, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने भी उसके एक थप्पड़ मारा, ये क्या है? ये प्रतिक्रिया हो गई। या आप कमरे में सो रहे हैं, ठीक है, आंखें बंद की हुई लेटे, अंधेरा है कमरे में, कोई आया, एकदम लाइट खोली, आंखें खुल गई, तो ये क्या है? ये प्रतिक्रिया है। ठीक है, लेकिन जब अभी किसी लक्ष्य के प्रति आपने कोई क्रिया की, आपने परीक्षा को पास करने के लिए बहुत तैयारी की, पढ़ाई की, तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी अनुक्रिया। तो अब आप इन डिफरेंस को समझ गए होंगे, क्रिया, अनुक्रिया और प्रतिक्रिया के। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि व्यवहारवाद के अंतर्गत उद्दीपक और अनुक्रिया का बहुत महत्व है। ठीक है, उद्दीपक को पाने के लिए ही अनुक्रिया की जाएगी और इनके बीच में, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक संबंध स्थापित होगा, ये एक बंधन स्थापित होगा, उसको क्या कहा जाएगा? अनुबंधन। और इस अनुबंधन का परिणाम क्या होगा? अधिगम। इस अनुबंधन की वजह से ही क्या होगा? व्यक्ति या पशु अधिगम को करना जान जाएगा कि कैसे अधिगम होगा। ठीक है, ये यानी ये पूरी क्रिया क्या हो रही है? एक व्यवहार के अंतर्गत हो रही है। ठीक है, अब ये सारी क्रिया होने में क्या होगा? धीरे धीरे समय लगेगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सब चीज अनुक्रिया, आपने मान लीजिए कोई परीक्षा की तैयारी आपने एक दिन में करी और एक दिन में करके आपने परीक्षा पास कर ली और आप बन गए डीएम, एसपी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये प्रक्रिया क्या होगी? धीरे धीरे चलेगी। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब इनकी कुंजी कौन है? अनुबंधन। ये चीज आपको समझ में आया? तो अनुबंधन का परिणाम क्या होगा? अधिगम। तो आपको अनुक्रिया, उद्दीपक समझ में आ गया, अनुबंधन समझ में आ गया। जब आगे हम इन सिद्धांतों को थॉर्नडाइक, पावलोव या स्किनर किसी को भी पढ़ेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग होगा, तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो था व्यवहारवाद। ठीक, अब हम आ जाते हैं संज्ञानवाद पर। संज्ञानवाद क्या कहता है? समस्या का समाधान, यानी कि अधिगम क्या है? समस्या का समाधान। तो इससे पहले जो संज्ञानवादी हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सीखता है। सबसे पहले इनके अगर संज्ञानवाद के अंदर कोई वर्ड आता है तो वो आता है संवेदना। और ये संवेदना कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? आंख, कान, मुंह और जीभ और त्वचा। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें किसी भी ज्ञान को अर्जन करने में सहायता करती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संवेदना। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हमें प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम संवेदना कहते हैं। तो इसका पहला चरण क्या है? संवेदना। कि उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, नाम, पहचान और व्याख्या। ठीक, तो संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, और जब प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? संज्ञान होगा। संज्ञान के बाद सूझ विकसित होगी और उस सूझ से आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, अब ये सब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको उदाहरण देती हूँ, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। संवेदना क्या? सबसे पहले संवेदना के माध्यम को आप समझिए। जैसे आप
कहीं पार्क में घूमने गए हैं या टहल रहे हैं, आप नंगे पैर टहल रहे हैं, ठीक है, टहलते टहलते आपका पैर किसी ऐसी रेंगती हुई चीज पर पड़ गया जो आपको लगा कुछ था, तो आपकी पैर की त्वचा ने, ये क्या है, आपकी इंद्रियां ही तो है, तो ये इंद्रिया आपको क्या, ज्ञान इंद्रिया आपको क्या बता रही, उसने आपको ये ज्ञान दिया कि कुछ आपके पैर के नीचे से निकला, ठीक, ये आप समझ पाए ना, रेंगा तो आपने जाना कि कुछ है, तो ये तो क्या हो गया, प्रथम ज्ञान यानी संवेदना आपको प्राप्त होगी। उसके बाद क्या है, आप आए पहुंचे प्रत्यक्षीकरण पर। प्रत्यक्षीकरण पर क्या, आपका मस्तिष्क तुरंत क्या करेगा, उसको पहचानने की कोशिश करेगा कि ये क्या चीज होगी, ठीक है, पहचानने की कोशिश करने के बाद अगर आपने उसे पहचान लिया तो उसको नाम देगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको लगा कि आपने पहचान लिया, अरे ये तो सांप था, ठीक है, आपने उसको जब भागते हुए देख लिया सांप था, तो आपने नाम दिया, फिर जब आप उसे नाम दे लेंगे तब आप व्याख्या करेंगे कि ये काट सकता है, इससे काट तो नहीं लिया कि काटने से व्यक्ति मर सकता है, या अगर वो कोई ऐसे छोटा मोटा जीव है तो आप कहेंगे अरे इससे कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से इसकी व्याख्या होगी। तो ठीक है, संवेदना हुई, उसके बाद क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आपने क्या दिया, नाम, पहचान और व्याख्या, ये 3 चीजें होंगी। उसके बाद क्या हो, संज्ञान, ज्ञान हो गया कि क्या था, संज्ञान का मतलब कोई ऐसा ज्ञान जो आपके मस्तिष्क में है, आप जानते हैं कि सांप है तो वो रेंग कर चल रहा है, लेकिन जब वो रेंगा तो आपके दिमाग की क्या ज्ञानेंद्रियां खुल गई और आपको पता चला कि सांप था या कोई और जानवर था, तो ये संज्ञान आपके दिमाग में उपस्थित हो गया, ठीक। उसके बाद क्या, आपकी सूझ विकसित होगी, ठीक, सूझ विकसित होगी कि आप उस जो जानवर आपको काट मतलब निकल कर गया आपके पैर के नीचे से, उससे आपको कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, अगर सांप है तो आप भागने की कोशिश करेंगे, छोटा मोटा कीड़ा ईड़ा है तो क्या होगा, आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, अपना अलग हट जाएंगे, पैर धो लेंगे या कुछ, या मान लीजिए अगर आपको सांप ने काटा तो क्या करेगा, आप तुरंत हॉस्पिटल जाने की कोशिश करेंगे या फिर उस जगह को बांधेंगे, मतलब जो भी आपके दिमाग में उस समय आपकी सूझ विकसित होगी वो कार्य आप करेंगे, वैसा कार्य आप करेंगे, ठीक है, जैसे सांप ने काटा तो सबको पता होगा उस जगह को कस के बांध दें ताकि जहर ऊपर ना फैले, इस तरीके के बहुत से उपचार होते हैं जो करने, या अगर कोई साधारण कीड़ा है तो आप उस चीज को जाने देंगे कि कोई बात नहीं, कुछ भी घर पे चल के एंटीसेप्टिक लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है, सूझ विकसित हुई, और इस सूझ से क्या होगी, आपकी समस्या का समाधान होगा, कि आपकी सूझ ने आपसे बता दिया कि वो सांप है, तो आपको क्या, अगर आपको काट तो नहीं लिया, आपने जाना, तो कहीं आप समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कि आप हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है, या छोटा मोटा कीड़ा है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर पे चल के कुछ लगा लेंगे, तो ये क्या हुई, समस्या का समाधान हुआ, ठीक, बात समझ में आए। ऐसे उदाहरण इसलिए देते हैं कि इस तरह के उदाहरण देने से चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो बात समझ में आ गया, तो ये क्या कहते हैं कि संवेदना यानी प्रथम ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान और सूझ, समस्या समाधान के माध्यम से क्या होता है, अधिगम होता है, यानी कि अधिगम के लिए सबसे आवश्यक क्या है, व्यक्ति की बुद्धि, उसका प्रत्यक्षीकरण, सूझ, ये क्या है, संज्ञानवादियों के अनुसार ये सबसे आवश्यक चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने इस समय आपको व्यवहारवाद और संज्ञानवादी सिद्धांतों के बीच अंतर को समझाया और इनके जो मेन शब्दावली थी उनको समझाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएंगी, ताकि जब आगे मैं इनके आपको सिद्धांत पढ़ाऊंगी तो आपको कोई समस्या नहीं हो। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।